राजपुर नाम के गांव में अनामिका और शारदा सास बहू रहते थे। सास बहू के नाम पर कई लोग उन्हें मिसाल के तौर पे देखते थे। वो घर का भी ख्याल रखते थे अच्छे से और दोस्त की तरह रहते थे। शारदा को और अनामिका को बस एक ही चिंता सताती थी। अनामिका की शादी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने कई तरह से कोशिश की, पर वो गर्भ धारण नहीं कर पाई। शारदा इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। हे ईश्वर, कृपा कीजिए, हमें पीछे क्यों रख दिए? हमसे ऐसी क्या भूल हो गई? ऐसा कहकर शारदा बहुत दुखी हो जाती है। अनामिका भी बहुत दुखी होती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कई लोग आके शारदा और अनामिका को कई तरह की बातें कहते हैं। देखो शारदा, अनामिका की शादी के 7 साल हो गए हैं, अब तक उसके कोई बच्चे नहीं है। मतलब समझ जाओ, अभी भी समय है, बर्बाद मत करो। रमेश की फिर से शादी करा दो और वंश आगे बढ़ाओ। ऐसा करके मैं अपनी बहू का गला नहीं काट सकती। भले ही उसके बच्चे ना हो, पर वो सोना है, बहुत अच्छी इंसान है। जब भगवान की कृपा होगी बच्चे होंगे। इस तरह वो सीधा मुंह पे जवाब देती है। अनामिका पीछे से सारी बातें सुन के बहुत दुखी हो जाती है। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं आज ही सासू माँ से उनकी बेटी की दोबारा शादी की बात करूंगी। इस तरह अनामिका सोचती है। फिर शाम होते ही अनामिका सासू माँ के पास जाके इस बारे में बात करती है। सासू माँ, प्लीज आप अपने बेटे की दोबारा शादी करा दीजिए। इस तरह अगर यहीं रुक गए तो हमारी पीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? इस तरह की बातें कर रही हो? आप सही कह रही है, लेकिन आप अपने बेटे की शादी करा दीजिए। वो रोते रोते कहती है। फिर अचानक से अनामिका को उल्टियां होने लगती है। शारदा परेशान हो जाती है। क्या हुआ सोचकर वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब घर आते हैं और जांच करके कहते हैं कि अनामिका गर्भवती है, लेकिन वो उसे एक बार अस्पताल जाने के लिए कहते हैं। इस बात से सभी बहुत खुश होते हैं। इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था हमें। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आज हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है। इस बात से अनामिका और शारदा दोनों ही बहुत खुश थे। रमेश के भी घर लौटने के बाद उसे इस बारे में बताया जाता है। रमेश बहुत खुश होता है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह शारदा अनामिका को लेके अस्पताल जाती है। डॉक्टर अनामिका की फिर से परीक्षा करते हैं। गर्भवती है ये तो तय है, लेकिन कुछ महीनों तक उसे बिल्कुल बिस्तर पर रहना है, नहीं तो गर्भपात होने की संभावना है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सब कुछ करूंगी। उसे कोई काम करने नहीं दूंगी, बहुत सावधानी से रखूंगी। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। इसे आपको दिन में 3 बार देना है, भोजन से पहले और भोजन के बाद। लिख देता हूँ ताकि बिल्कुल समय पे दे। उनकी बातों पे शारदा हाँ कहती है। फिर सास बहू घर लौट आती हैं। देखो अनामिका, तुम्हें बिस्तर से नहीं हिलना है। अगर जरूरत हो तो मुझे बुलाओ, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अनामिका भी सासू माँ को हाँ कह देती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। शारदा अनामिका को बिस्तर से उठने भी नहीं देती थी। अगर अनामिका उल्टियां करती थी तो शारदा आके खुद अपने हाथों से साफ करती थी। उसकी छोटे बच्चे की तरह देखभाल करती थी शारदा। समय समय पे दवाइयाँ देती थी। उसे अपने हाथों से निवाला बना बना के खिलाती थी। इस तरह बहुत प्यार से देख रेख करती थी शारदा। सासू माँ, आप इतनी परेशानी क्यों उठा रही है बताइए तो? डॉक्टर साहब ने तो कुछ ही महीने के लिए कहा था। अब तो 6 महीने हो गए हैं मेरे। 3 महीने से आप कितनी परेशान हो रही है। अब तो मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बच्चा भी स्वस्थ है। अब मैं आपको आपके काम में सहायता कर सकती हूँ। हे भगवान, 3 महीने से तुम पेशेंट हो, है ना? अब और 3 महीने तुम चुपचाप बैठो। 9 महीने हो जाएंगे, फिर कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। शारदा इस तरह कहती है। अनामिका को बुरा लगता है, फिर भी वो हाँ कह देती है। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। शारदा अकेले ही घर का पूरा काम काज किया करती थी। साथ ही समय समय पे फल देना, दवाई देना, खाना वक्त पे देना, सब कुछ शारदा अनामिका के लिए करती थी। ये सब देखकर रमेश कहने लगता है, माँ, अनामिका बहुत ही भाग्यवान है जो उसे तुम जैसी सासू माँ मिली। हम भाग्यवान हैं कि उसके तरह बहू मिली हमें। इस तरह वो कहती है। कुछ महीने निकल जाते हैं। फिर अनामिका एक संतान को जन्म देती है। इस दौरान अनामिका का बहुत ज्यादा खून बह जाता है। जीवन और मृत्यु की स्थिति में होती है वो।
अनामिका को खून की जरूरत है। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए उसे। अगर इस ब्लड ग्रुप का कोई है तो उसे तुरंत अस्पताल में ले आइए। डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए, मैं उसी ब्लड ग्रुप से हूँ। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश कहने लगता है, माँ, इस उम्र में अगर तुम खून दोगी तो कमजोर हो जाओगी। मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके वो जरूर बताएंगे। इतना समय नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे, पर अनामिका को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कह के वो डॉक्टर के साथ चली जाती है। डॉक्टर उसका खून निकाल के अनामिका को दे देते हैं। काफी समय बाद अनामिका को होश आता है। रमेश और शारदा बहुत खुश होते हैं। फिर डॉक्टर साहब पूरी कहानी अनामिका को बताते हैं। सच में सासू माँ, आप धन्य हैं। आपने इतना कुछ त्याग किया। आपने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और सब कुछ मेरे लिए किया। मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ सासू माँ। आप जैसी सासू माँ मिली मुझे। इस तरह मत रो बेटा। फिर शारदा उसे उसका बच्चा देती है। अनामिका अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये आपका है। इस तरह उस बच्चे को वो सासू माँ के हाथ थमा देती है। शारदा बच्चे के ललाट को चूमकर उसके साथ खेलने लगती है। अनामिका की सासू माँ शारदा गिर जाती है, उन्हें चोट लग जाती है, जिस वजह से वो पागल हो जाती है। वो पागलों की तरह व्यवहार करती है और पागलों की तरह बातें करने लगती है। इसीलिए अनामिका अपनी सासू माँ को एक जगह बैठाकर जंजीर से बांध देती है। हर दिन सासू माँ वहीं रहती थी। बस खाने के वक्त अनामिका जाके खाना दे आती थी। अनामिका के 2 बच्चे थे, रवि और कीर्ति। अनामिका के पति व्यापार के सिलसिले से दूसरे गांव में गए हुए थे। अनामिका के बच्चे अपनी दादी को बहुत प्यार करते थे, पर उनकी मानसिक परिस्थिति देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता था। दिन निकल रहे थे। हर दिन की तरह बच्चे स्कूल जाते हैं। अनामिका भी अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। इस बीच शारदा अपने घर के दीवार के पास आके सड़क से जाने वाले लोगों को बुलाने लगती है। ठीक उसी वक्त पास के गांव का एक आदमी, जिसके सर पे बाल नहीं थे, वहां से गुजर रहा था। उसे सासू माँ की परिस्थिति के बारे में पता नहीं था। उसे लगा उसे कोई बुजुर्ग इंसान बुला रहा है, तो वो चला जाता है। वहां जाके वो गंजा इंसान पूछता है, क्यों बुला रहे हैं आप? उस आदमी के पूछने पर सासू माँ जवाब में कहती है, तुम्हारे बाल नहीं है ना, इसीलिए मेरे पास एक दवाई है। अगर तुम उसे लोगे तो तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। सासू माँ की बातों पर वो इंसान विश्वास कर लेता है। सच? फिर आप मुझे वो दवाई दे दीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। वो आदमी कहता है। फिर वो कहती है, मैं तुम्हें दवाई दूंगी, पास आओ। इस तरह की उनकी बातें सुनकर वो आदमी दीवार के पास जाता है। फिर सासू माँ एक छड़ी लेकर उसके सर पे टपाटप मारने लगती है। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे मैं मर जाऊंगा, आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? ये देखकर लोग वहाँ भीड़ जमा देते हैं। फिर वो सभी को जो कुछ हुआ वो बताता है। ये सुन के लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे भाई, ये तो पागल है और तुम एक पागल इंसान की बातों को सुन लिए। कैसे भरोसा कर लिया तुमने इस पागल को? कौन कहेगा ये पागल है, और मुझे कैसे पता चलेगा? आप लोग यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए आप लोगों को पता है। वो आदमी बहुत दुखी हो जाता है। तब तक वहाँ पे अनामिका आती है। अरे बुरा मत मानिएगा, कई दिनों से सासू माँ की ऐसी हालत है, उन्होंने अनजाने में ये सब कुछ किया है। ऐसा कहकर अनामिका उसका फर्स्ट एड कर देती है। फिर अनामिका जाके अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, इस तरह से लोगों को पत्थरबाजी करना बहुत ही गलत बात है, मैं नहीं मानूंगी। कितनी बार समझाया, ऐसा मत कीजिए। आइंदा मैंने देखा तो मैं अब आपको पीटूंगी। अनामिका कहती है, मैं करूंगी। बाहर भेजो कहने के बाद भी तुमने नहीं भेजा। एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है और एक छड़ी उठा के उसे सबक सिखाने लगती है। अगर आइंदा आपने ऐसा किया तो इससे भी ज्यादा आपको सजा मिलेगी, समझी? ऐसा कह के अनामिका वहाँ से चली जाती है। मानसिक बीमारी होने की वजह से सासू माँ अनामिका को घृणा की नजरों से देखने लगती है। क्योंकि अनामिका ने उसे मारा था, इसीलिए वो बदला लेने का सोचती है। तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें भी मारूंगी। देखो मैं क्या करती हूँ। इस तरह से सासू माँ जोर जोर से चिल्ला के कहने लगती है।
वहां से निकलने के लिए वो जंजीरों को पत्थरों से मारा करती थी। कुछ दिनों के बाद वो जंजीर टूट जाती है। अनामिका इस बात पे गौर नहीं करती है। शारदा वहां से भाग निकलती है और पीछे से आके अनामिका को बांध देती है। सासू माँ, अब क्या कर रही है? छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। अनामिका डर के मारे चिल्ला चिल्ला के कहती है, नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दरवाजा बंद करके अनामिका को बहुत पीटने लगती है। अनामिका बहुत डर जाती है और बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगती है। क्योंकि दरवाजा बंद था, इसीलिए अनामिका की आवाज को किसी ने सुना नहीं। बहुत देर तक उसे वो पीटती रही। बाद में शारदा हंसते हंसते कहती है, तुम मुझे मारोगी, मैं भी तुम्हें मारूंगी। इस तरह अनामिका से कह के शारदा जोर जोर से हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद बच्चे वहां पे आते हैं। बच्चे वहां आके दरवाजा खटखटाने लगते हैं। माँ, दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो। बच्चे कहने लगते हैं, बच्चे, तुम लोग यहाँ से जाओ। अनामिका जोर जोर से चिल्ला के बच्चों को कहती है, पर बच्चे कुछ भी नहीं सुन पाते हैं। ये देखकर शारदा कहती है, अब मैं उनके साथ खेल खेलने वाली हूँ। कह के वो दरवाजा खोल देती है। बच्चे उन्हें देख नहीं पाए। दरवाजा खुला देखकर बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही बच्चे घर के अंदर आते हैं, शारदा दरवाजा बंद कर देती है। शारदा को देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। अनामिका की चीख को सुनकर बच्चे अब डर के मारे कांपने लगते हैं। शारदा बच्चों के सर को पकड़ती है और वहां पे रखा पानी के बर्तन में उन्हें डुबो देती है। बच्चों के रोने की आवाज सुन के आसपास के पड़ोसी वहां आते हैं। अनामिका को देख के आश्चर्य होते हैं और उसके बंधन को खोलते हैं। वो बच्चों को भी बचाते हैं। ये सब देख के शारदा वहां से डर के मारे भाग निकलती है। पकड़ो पकड़ो कहकर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं सब। इस बीच वो जाके एक कार से टकराती है और नीचे गिर जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। शारदा कोमा में चली जाती है। कुछ महीने कोमा में रहने के बाद शारदा को होश लौट आता है। फिर अनामिका, बच्चे, अपने पति सभी को वो पहचानने लगती है। उसे पहले का कुछ याद नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वो बीमार थी। पागल जब हो गई थी, क्या हुआ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा। वो फिर पहले जैसे हो गई, ये देखकर सभी बहुत खुश हुए।